दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी बात पूरी तरह से समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 498A के बारे में। धारा 498A क्या है? सजा, जमानत एवं बचाव, पूरी प्रक्रिया क्या है? आईपीसी सेक्शन 498A। दोस्तों, आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि पति पत्नी में जरा सी कहासुनी होती है और दोनों ही पक्ष ये सोच लेते हैं कि अब हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। इसी चक्कर वो छोटी सी कहासुनी इतनी बड़ी हो जाती है कि जो पति पत्नी का रिश्ता था, जो पति पत्नी एक साथ जीने मरने की कसम खाते थे, अब वो दुश्मन बन गए हैं। हम सारे केसों की सभी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ केस रियल भी होते हैं, लेकिन 80-90% केस फर्जी ही होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आईपीसी 498A यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498A क्या है? आईपीसी धारा 498A को कब और किन किन अपराध में लगाया जाता है? आईपीसी धारा 498A में कितनी सजा का प्रावधान है? धारा 498A में जमानत कैसे मिलती है? और आईपीसी धारा 498A में अपना बचाव कैसे करें? सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद है, तो आइए जानते हैं। आईपीसी धारा 498A क्या है? आईपीसी धारा 498A कब लगती है? जब कोई पति या उसके घर वाले या पति के रिश्तेदार उसकी पत्नी पर किसी प्रकार की क्रूरता करते हैं, वह इस धारा 498A के अंतर्गत आता है। इसमें 3 वर्ष की अवधि तक का कारावास दिया जाएगा और साथ में जुर्माने भी लग सकता है। दर्शकों, जैसा कि आपको पता होगा, एक फिल्म दावत-ए-इश्क आई थी। ये पूरी फिल्म आईपीसी सेक्शन 498A के दुरुपयोग पर बनी थी। सेक्शन 498A को भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड में 1983 में जोड़ा गया। आईपीसी सेक्शन 498A को इसलिए बनाया गया है ताकि महिलाओं के साथ ससुराल में होने वाली हिंसा से बचाना या दहेज प्रताड़ना, डाउरी सिस्टम जैसी सामाजिक बुराइयों को रोका जा सके। लेकिन आज के टाइम में इसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार कहा है, क्योंकि 80 से 90% केस झूठे होते हैं। घर में जरा सी बात पर पत्नी ईगो में आकर पति को सबक सिखाने के लिए केस कर देती है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जिन महिलाओं के साथ रियल में प्रताड़ना हुई है, उन महिलाओं को इंसाफ टाइम पर नहीं मिल पाता और वो कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है, क्योंकि 498A के केस कोर्ट में बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं। कई पति 498A को फेस कर रहे हैं और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही है। पहले ये धारा पति पक्ष के लिए बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि इस धारा के अंतर्गत महिला की केवल एक शिकायत पर बिना किसी अन्य विवेचना के पुलिस पति सहित अन्य ससुराल वालों पर कार्यवाही कर देती थी। उनको सीधे गिरफ्तार कर लेती थी, चाहे पति पक्ष निर्दोष हो। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये अपने आप में कितनी खतरनाक धारा थी। कुछ प्रकरणों में ये धारा महिलाओं के लिए ससुराल वालों को ब्लैकमेल करने का भी जरिया बनती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें यह पाया गया कि धारा 498A का महिला पक्ष द्वारा दुरुपयोग हुआ है। यह एक अपराधी कानून तो है, लेकिन इसका स्वरूप पारिवारिक है। किसी भी पारिवारिक झगड़े को दहेज प्रताड़ना के विवाद के रूप में परिवर्तित करना अत्यंत ही आसान है। एक विवाहित महिला की केवल एक शिकायत पर ही यह मामला दर्ज कर लिया जाता है और परिवार के सभी सदस्यों को, जिसका भी नाम महिला ने अभियुक्त के रूप में लिया है, सभी को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य 2005 के मुकदमे में सर्वोच्च अदालत ने 498A के दुरुपयोग को लीगल टेररिज्म भी कहा है। लीगल टेररिज्म क्या है, जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा 498A को लीगल टेररिज्म कहा है। इस धारा का दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के अंतर्गत सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब पति और उसके घर वाले गिरफ्तार हो जाते हैं तो पति पत्नी के बीच समझौता होने के चांस कम हो जाते हैं। इस धारा में पत्नी के खिलाफ क्रूरता कहा गया है। आइए जानते हैं क्या है क्रूरता। जानबूझकर किया गया कोई कार्य आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की, या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है। किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संबित या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए।
या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। धारा 498 किसी स्त्री या उसके नातेदार द्वारा उसके प्रति की गई क्रूरता के संबंध में किए गए कृत्यों को 2 वर्गों में वर्गीकृत करती है। एक, ऐसे कृत्यों के संबंध में जो पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है अथवा उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करता है या खतरा कारित करने की संभावना है। 2, किसी स्त्री का इस आशय से उत्पीड़न करने से संबंधित है कि जिसमें उसकी कोई रिश्तेदार मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए अथवा इस आशय से तंग किया जाए कि मांग पूरी नहीं की गई है। दोस्तों, आइए जानते हैं आईपीसी धारा 498 में अपना बचाव कैसे करें। धारा 498 में पुलिस पति या उसके घर वालों को सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इसलिए डरे नहीं। यदि कोई पत्नी संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में जाकर दहेज व मारपीट की कंप्लेंट करती है कि उसके पति और उसके घर वालों या रिश्तेदारों ने मिलकर उसको मारा पीटा है और दहेज की मांग की है, तब पुलिस वाले पति व उसके घर वालों को थाने में बुलवाते हैं। वो सीधे कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कंप्लेंट दर्ज करने से पहले पुलिस को मामले की जांच करना चाहिए और मैटर परिवार से संबंधित है, इसका समझौता करना चाहिए। इसलिए पति को थाने में जाकर अपने बयान दर्ज कराने चाहिए, अपना पक्ष पुलिसकर्मी के समक्ष रखना चाहिए। आमतौर पर ये देखा जाता है जब पुलिस पति को बुलाते हैं तो पति थाने में जाने से डरता है, किंतु ये सही नहीं है। पति को थाने में जाकर अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि जब पति थाने नहीं जाता है तो पुलिस को भी यही लगता है कि पति ने पत्नी के साथ क्रूरता की है, जबकि कंप्लेंट झूठी है। पति या उसके घर वालों को जितने भी आदमी को पुलिस द्वारा बुलाया गया है उनको जाना चाहिए और ये बयान देना चाहिए कि पत्नी के साथ कोई क्रूरता नहीं हुई है। अगर पत्नी को साथ रखना है तो बोलना चाहिए वो अपनी पत्नी को साथ रखने को तैयार है और साथ में कहना चाहिए पत्नी बिना किसी कारण के उसका घर छोड़कर गई है। अगर आपके पास कोई सबूत है वो पुलिस को सामने पेश करने चाहिए और जिन जिन के नाम कंप्लेंट में दर्ज है उनको एंटिसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए। अगर पुलिस थाने में कोई समझौता नहीं होता है तब पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और पति को कोई डेट दे देती है कि हम चार्जशीट उस डेट को कोर्ट में सबमिट करेंगे, आप कोर्ट में उपस्थित रहना। यहाँ पर आप हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए 482 CRPC में जा सकते हैं। अगर आपके पास पक्के सबूत है तभी जाना, नहीं तो रहने देना। दोस्तों, बहुत से पति ऐसे होते हैं जिनको कानूनी ज्ञान की कमी होती है और वो वकील पर निर्भर होते हैं। जैसा वकील साहब बोलते हैं वैसे ही पति करता रहता है। केस आपका वकील ही लड़ेंगे, लेकिन आपको भी ज्ञान होना जरूरी है। ये आपकी लड़ाई है, इसको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता, इसलिए इंसाफ के लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। आईपीसी धारा 498 में कितनी सजा का प्रावधान है, आइए दोस्तों जानते हैं। आईपीसी धारा 498 में कोई पति या उसके घर वाले या पति के रिश्तेदार उसकी पत्नी पर किसी प्रकार की क्रूरता करते हैं, वह इस धारा 498 के अंतर्गत आता है। इसमें 3 वर्ष की अवधि तक का कारावास दिया जाएगा और साथ में जुर्माने भी लग सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं धारा 498 में जमानत कैसे मिलती है। धारा 498 एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि इसकी जो जमानत है वो पुलिस स्टेशन में नहीं होती है। बेल एप्लीकेशन आपको कोर्ट में ही लगानी पड़ेगी। ये कॉग्निसेबल ऑफेंस है। कॉग्निसेबल का मतलब है कि जब धारा 498 के अंदर फो होती है तो उस आरोपी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। जो नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस को वारंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं इस धारा में कौन कौन सी स्टेज होती है। 498 की स्टेज 1 चार्जशीट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस अदालत में चार्जशीट पेश करती है, जिसमें पुलिस द्वारा जांच के दौरान एकत्र की गई सभी सामग्री शामिल होती है। इसमें अभियुक्तों को बुलाया जाता है और चार्जशीट की कॉपी मुफ्त में प्रदान की जाती है। स्टेज 2 फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। स्टेज पर अभियुक्त के वकील को जिरह करनी चाहिए, लेकिन अधिकांश ये देखा जाता है कि वकील इस पर कोई जिरह नहीं करते, क्योंकि ये ही एक ऐसी स्टेज है जिस पर अभियुक्त डिस्चार्ज भी हो सकता है या कुछ धारा भी कम हो सकती है। स्टेज 3 अभियोजन साक्ष्य। चार्ज फ्रेम होने के बाद फाइल एविडेंस में लग जाती है। इसमें पत्नी और उसके गवाह के बयान दर्ज होते हैं। उसके बाद अभियुक्त का वकील उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। स्टेज पर ही वकील की काबिलियत देखी जाती है।
क्योंकि क्रॉस में ही पत्नी और उसके गवाहों का झूठ सामने लाया जाता है। स्टेज 4 अभियुक्त साक्ष्य। एक बार अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो जाने के बाद बचाव पक्ष को अपने गवाहों को पेश करने का अवसर मिलता है। यदि अभियुक्त कोई गवाह या खुद की या कोई भी साक्ष्य देना चाहता है तो दे सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि अभियुक्त स्टेज पर मना कर देता है, क्योंकि साबित करने का भार अभियोजन पर है, इसलिए अभियुक्त मना कर देता है। लेकिन ये सही नहीं है, पति को अपना बयान देना चाहिए, क्योंकि घटना पति के साथ हुई है, पति ही रियल बात जानता है। इसके बाद फाइल आर्ग्यूमेंट्स में लग जाती है। स्टेज 5 आर्ग्यूमेंट्स। दोनों पक्ष यानी अभियोजन और अभियुक्त के वकील अदालत को अपने पक्ष में करने के लिए तर्क और मिसाल पेश करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद फाइल जजमेंट में लग जाती है। स्टेज 6 जजमेंट। इस स्टेज पर जज अपना फैसला सुनाता है। इसमें पति और उसके घरवाले बरी हो जाते हैं, या उनमें से किस किस को किस धारा में कितनी सजा होगी, ये सब जजमेंट में लिखा जाता है। दोस्तों, SK डे एडवोकेट के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498 को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। जो पुलिस की तैयारी या लॉ के स्टूडेंट है, उनको IPC की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, और आम आदमी को भी कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दर्शकों से अनुरोध है कि और अधिक कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।